हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की विज्ञान की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं और चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम पौधों में संपन्न होते हैं। पहला लिखा है उत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन, अवशोषण, स्वांगीकरण, अंतर्ग्रहण। तो इसमें जो पौधों में संपन्न होते हैं वो बताने हैं। तो पौधों में होता है उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण और स्वांगीकरण। ABCD यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही है। अंतर्ग्रहण जो है वह जीव जंतुओं में होता है, मनुष्यों में होता है, तो इसलिए ये पौधों में नहीं होता। इसलिए इसमें नहीं है। ABCD ये सही है। अगला प्रश्न है, अभिकथन लिखा हुआ है, हरित पत्तों के अलावा अन्य पत्तों में भी पर्णहरित होता है। कारण लिखा है, इन पत्तों में भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसके अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही होगा, कारण और अभिकथन दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। लिखा है, छोटी आंत कुंडलित है और उसमें हजारों दीर्घ रोम हैं। दूसरा लिखा है, पित्ताशय द्वारा स्रावित पित्त रस को यकृत ग्रहण करता है। तीसरा है, बड़ी आंत छोटी आंत से चौड़ी होती है। और चौथा लिखा है, पाचन के अवशिष्ट उत्पाद मलाशय में एकत्र होते हैं और गुदा से निष्कासित होते हैं। तो इसमें गलत कथन बताना है। दूसरा इसमें गलत है, पित्ताशय द्वारा स्रावित पित्त रस यकृत ग्रहण करता है। ये गलत है क्योंकि यकृत जो है पित्त रस का श्रावण करता है और उसका संग्रहण पित्ताशय में होता है। और इसमें उल्टा लिखा हुआ है कि पित्ताशय द्वारा पित्त रस स्रावित होता है और यकृत ग्रहण करता है। ये गलत है। बाकी ये तीनों सही लिखे हुए हैं। गलत पहचानना था, इसलिए दूसरा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टरी थर्मामीटर की न्यूनतम गणना है X और प्रयोगशाला थर्मामीटर की Y। X और Y है, तो इसमें X और Y बताना है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर की न्यूनतम गणना है 0.2 डिग्री सेल्सियस और प्रयोगशाला थर्मामीटर की है 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। अब इनके परास भी जान लीजिए। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है इसका परास होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। और प्रयोगशाला थर्मामीटर जो होता है इसका परास होता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। और इसमें न्यूनतम गणना पूछी गई थी, इसलिए पहला विकल्प इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। ऊनी वस्त्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या इसका कारण है। पहला लिखा है, ऊन ऊष्मा की सुचालक है। ऊनी रेशों के मध्य वायु फंस जाती है जो हमें गर्म रखती है। ऊनी वस्त्रों में फंसी वायु हमारे शरीर के आसपास के ठंडे क्षेत्र में ऊष्मा के स्थानांतरण को रोकती है। ऊनी वस्त्रों में फंसी वायु ठंडी वायु को हमारे भीतर प्रवेश नहीं करने देती। तो इसमें इसका कारण बताना है कि ऊनी वस्त्र क्यों गर्म रखते हैं। तो B इसका कारण सही है और C सही है। ऊनी रेशों के मध्य वायु फंस जाती है जो हमें गर्म रखती है। ऊनी वस्त्रों में फंसी वायु हमारे शरीर से आसपास के ठंडे क्षेत्र में ऊष्मा के स्थानांतरण को रोकती है। पहला क्यों गलत है, इसमें लिखा है ऊन ऊष्मा की सुचालक है। ये गलत है क्योंकि ऊन ऊष्मा की कुचालक है। और यहाँ लिखा है, ऊनी वस्त्रों में फंसी वायु ठंडी वायु को हमारे भीतर प्रवेश नहीं करने देती, तो ये सीधे संपर्क में आने से रोकती है। इसलिए D भी गलत है। B और C सही है, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ क्षारीय हैं। पहला लिखा है, दही, सिरका, चूने का पानी,
चींटी का डंक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब इसमें जो क्षारीय हैं वो बताने हैं। तो इसमें क्षारीय है चूने का पानी और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी सी और ई इसमें सही है। अब दही जो है ये अम्लीय है क्योंकि इसमें लैक्टिक अम्ल होता है और इसका स्वाद खट्टा होता है। सिरका भी अम्ल है। चींटी का डंक ये भी अम्लीय होता है क्योंकि चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सभी अम्लीय हैं। क्षारीय पूछे गए हैं, चूने का पानी और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारीय है। अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक मानक परीक्षण माना गया है? पहला है पॉप की ध्वनि का सुनाई देना, दूसरा है ज्वाला का तीव्रता से जलना, तीसरा है रासायनिक विलयन का नीले से हरे रंग में परिवर्तित होना और चौथा है चूने का पानी का दूधिया होना। तो इसमें मानक परीक्षण बताना है। चौथा विकल्प इसमें सही है, चूने के पानी का दूधिया होना। तो चूने के पानी का उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के माध्यम से गुजारा जाता है तो यह उसके साथ अभिक्रिया करती है। तब एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और क्या बनता है? एक श्वेत दूधिया अवक्षेप बनता है। तो जिससे पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें उपस्थित है। तो चौथा विकल्प इसमें सही है, चूने का पानी का दूधिया होना। अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान करना है इसमें, तो चलिए मिलान करते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, तो ये जो है सभी शारीरिक अंगों तक ऑक्सीजन संवहन, यानी कि पहले को मिलाएंगे सी से। लाल रक्त कोशिकाएं, इन्हें आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल। श्वेत रक्त कोशिकाएं, इसको मिलाएंगे ई से, हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं। पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स कहते हैं जिन्हें, ये बी से मिलाएंगे, किसी चोट से रक्त निकलने पर थक्का जमाने में मदद करती हैं। तो इस क्रम में पहले का सी, दूसरे का ए और तीसरे का बी, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, प्राणियों के उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लिखा है मछलियां अपशिष्ट को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती हैं जो जल में घुल जाती है। दूसरा है पक्षी एक अर्ध ठोस यौगिक उत्सर्जित करते हैं जिसमें यूरिक अम्ल होता है। तीसरा है छिपकलियों का मुख्य अपशिष्ट उत्पाद यूरिया है। और चौथा है मानव अपशिष्ट को जल के रूप में और एक अर्ध ठोस यौगिक जो मुख्यतः यूरिया है उत्सर्जित करते हैं। तो इसमें जो गलत है वह बताना है। तो इसमें जो गलत है वह तीसरा विकल्प है। लिखा है छिपकलियों का मुख्य अपशिष्ट उत्पाद यूरिया है। ये गलत है क्योंकि छिपकलियां जो हैं इनका जो मुख्य उत्सर्जन उत्पाद है वह यूरिक अम्ल है, यूरिया नहीं है, इसलिए ये गलत है। बाकी ये तीनों सही है। अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित जो विकल्प कर रहा है उसको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं उसको। जाइलम, इसको मिलाएंगे पोषकों एवं जल का संवहन। बी से मिलाएंगे इसको फ्लोएम, भोज्य पदार्थों का संवहन। जड़ के रेशे, जल का अवशोषण, और इसको मिला देंगे रंध्र यानी जल का वाष्पीकरण। तो पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का सी और चौथे का ए, यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत प्रकाशी यंत्र में पारे की वाष्प और विषाक्त होता है? पहला विकल्प है तारादीप्त लैंप, दूसरा है सुसंबद्ध फ्लोरेसेंट लैंप, तीसरा है प्रकाश प्रसारित डायोड और चौथा है ट्यूबलाइट। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, सुसंबद्ध फ्लोरेसेंट लैंप। इसे कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या गलत है? पहला विकल्प है स्थैतिक घर्षण से सर्पी घर्षण थोड़ा ही निम्न होता है, दूसरा है सर्पी घर्षण से लोटन घर्षण निम्न होता है, तीसरा है घर्षणी बल किसी द्रव में वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता और चौथा है घर्षण बल संपर्क के दोनों सतहों पर कार्य करता है। तो इसमें जो गलत है वह बताना है। तीसरा विकल्प इसका उत्तर होगा, घर्षण बल किसी द्रव में वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता। ये गलत है क्योंकि ये वस्तु के आकार पर निर्भर कर सकता है, इसलिए ये गलत है क्योंकि इसमें लिखा है कि निर्भर नहीं करता। घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे को संक्षारण और जंग निर्माण से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ की परत प्रायः लोहे पर चढ़ाई जाती है? पहला विकल्प है कॉपर यानी जिसे तांबा कहते हैं, दूसरा है निकेल, तीसरा है टिन और चौथा है जिंक। तो लोहे को संक्षारण और जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भूकंपों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? पहला विकल्प है भूकंप सामान्यतः भ्रंश मंडलों में आते हैं, दूसरा है भूकंपों की ऊर्जा रिएक्टर मापनी पर मापी जाती है, दूसरा है भू परपटी में उथल पुथल के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं और चौथा है भूकंप लेखी के उपयोग द्वारा भूकंपों का पूर्वानुमान लगाना संभव है। तो इसमें जो गलत है वह बताना है। ये तीनों ही सही हैं, परंतु चौथा ये गलत है क्योंकि इसमें लिखा है भूकंप लेखी के उपयोग द्वारा भूकंपों का पूर्वानुमान लगाना संभव है। ये गलत है। भूकंप लेखी से भूकंपों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। वैज्ञानिक जो है वह भूकंपीय गतिविधि की निगरानी कर सकते हैं, भूकंप के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं, पर भूकंप का पूर्व अनुमान लगाना संभव नहीं है। चौथा विकल्प इसमें गलत है और गलत ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या गलत है? गलत को ध्यान रखना है कि गलत पूछा गया है। कभी कभी इसमें प्रश्न गलत हो जाता है, तो गलत को ध्यान रखिएगा कि गलत पूछा गया है। पहला विकल्प है नेत्र में प्रवेश करते समय प्रकाश की मात्रा को परितारिका नियंत्रित करती है, दूसरा है शंकु कोश की प्रदीप्त प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, तीसरा है सालिका कोशिकाएं रंग की अनुभूति करती हैं और चौथा है नेत्र में अंध बिंदु पर कोई दृष्टि नहीं होती। तो इसमें गलत बताना है। तीसरा इसमें गलत है, वो गलत ही पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न का तीसरा उत्तर है कि सालिका कोशिकाएं रंग की अनुभूति करती हैं। ये गलत है। सालिका कोशिकाएं क्या करती हैं? ये सालिका कोशिकाएं प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं और हमें कम प्रकाश वाले वातावरण में भी देखने के लिए अनुमति देती हैं, इसलिए ये रंग की अनुभूति नहीं करती। गलत पूछा गया है, तीसरा इसमें गलत है। अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है। स्तंभ 1 को स्तंभ 1 से सही सुमेलित कर रहा है वह विकल्प बताना है। तो चलिए देखते हैं, मिलाते हैं इसको। वसा इसको मिलाएंगे ऊर्जा प्रदत्त भोजन यानी डी से। प्रोटीन शरीर गठन भोजन इसको सी से मिलाएंगे। विटामिन इसको मिलाएंगे बी से प्रतिरक्षा निर्माण भोजन, और एक बचा है आहार रे से पाचन में सहायता, इसको इससे मिला देंगे। तो पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का ए, यानी कि दूसरा विकल्प इसमें
सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष द्वारा कौन सी भौतिक मात्रा मापी जाती है? पहला विकल्प है चार्ज, दूसरा है दूरी, तीसरा है समय और चौथा है तारे की दीप्ति। तो इसमें जो प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है वह है दूरी, दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो ये विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।